हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। और फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ मेल्स जिसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि देर आर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव देयर हार्ट ब्रोकन, बट वो ब्रोकन ये है कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि और अच्छा हो जाता वाला। हार्डली किसी का मेल मेरे को ऐसा आया हो जिसने बहुत ही ज़्यादा मतलब पेसिमिस्ट या नेगेटिव लिखा हो। 2-3 लोग होते ही हैं हर बार, तो थोड़े ही लोग हैं। मैक्सिमम लोगों का डिस्कशन फॉर्म में था मेल। दे वर लाइक आस्किंग क्वेश्चंस एंड वाज कंटेस्टिंग अबाउट फ्यू ऑप्शंस। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब अच्छा ही मेरे को रिस्पॉन्स मिला है सब लोगों से। मैंने क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चंस भेजे, कुछ ने 5 भेजे, कुछ ने 4 भेजे, और कुछ लोगों ने स्पेसिफिकली 2 लोगों ने मेरी बहुत मदद करी इस पूरे के पूरे वीडियो को सेटअप करने में, इस पूरे के पूरे वीडियो को बनाने में। एंड आई डेफिनेटली वांट टू थैंक देम। वैष्णवी, वन ऑफ माय स्टूडेंट, डिड अ फंटेबुलस जॉब। वैष्णवी, if you're watching this video, thanks a lot. And then we have Shukla, Dhruv Shukla also did a very fantabulous job by sending me literally questions, marking them in order. Heads off to both of you. आप दोनों की मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी और आप लोगों ने इतने एलेबोरेटिव वे से मुझे क्वेश्चंस भेजे। सो वैष्णवी एंड ध्रुव शुक्ला, रियली थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। यू बोथ हैड मेड इट पॉसिबल। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस मेल करे या मुझे क्वेश्चंस बताए, उन सबका भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। मगर स्पेसिफिकली इन दोनों ने मेरे को बहुत ही सारे क्वेश्चंस भेजे, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया टू पुल ऑफ दिस वीडियो। अब टू गेट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका एग्जाम हो चुका है, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने आंसर की का वेट करना है। 45 से 60 डेज के अंदर आपके आंसर की आएगी। जब आंसर की आएगी उसके बाद ही सारी स्पेक्यूलेशंस चलाएं। कोई भी कमेंट बॉक्स में ये ना पूछे कि सर क्या कट ऑफ होने वाली है, या कोई भी बंदा मैसेज करके ये ना बोले कि सर ये आंसर इसका ये होना चाहिए था, ये आंसर इसका ये होना चाहिए था। सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, मेरे हिसाब से उनका आंसर्स क्या हो सकते हैं, जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों ने उसके आंसर्स क्या मार्क करें वो भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा। मगर रियल आंसर जो है वो आंसर की में आएंगे, और असली क्वेश्चंस भी जो आएंगे वो आंसर की में ही आएंगे। अभी भी मैं जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो मेरे को जो एक तरीके से मतलब क्लोजर टू द क्वेश्चन मिले हैं वो तरीके हैं मेरे पास, तो मैं उनमें से आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो नहीं हैं ये सारे के सारे, और कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम जितने मेरे को आए थे मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लिया है, और कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे को क्लियर फॉर्म में पता चले, बता दो बहुत कुछ चला, बट जो क्लियर फॉर्म में पता चले, जिनको मैं भी खुद जज कर पाया कि क्वेश्चन कुछ ऐसा बना होगा, उनके मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताने वाला हूँ। तो एक रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम लोग एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कशंस ऑन रख सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको और इन क्वेश्चंस के अलावा पता है उनको ज़रूर लिखें, उनके ऊपर मैं भी रिप्लाई करूंगा। साथ के साथ और भी बच्चे आप लोगों के साथ जिनको क्वेरी हो कुछ हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो अब अगले आंसर की तक आने तक हमारी DULLB 2021 की वीडियो यही रहने वाली है, क्योंकि अब मैं अगली वीडियो DULLB 2021 में जो निकालने वाला हूँ वो आंसर की के बाद ही निकालने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन जो आंसर की में आए हैं वो एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर मैं उस पर एक एलैबोरेटिव वीडियो बना सकता हूँ। अब प्रोसेस क्या रहने वाला है? प्रोसेस यही रहने वाला है कि आप लोगों ने पेपर दे दिया, आंसर की का वेट करना है आप लोगों ने। जब आंसर की आएगी, आंसर की पे क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। उसको आपको चैलेंज करने के लिए टाइम मिलेगा, कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। वो सब करने के बाद फिर आपकी फाइनल आंसर की आएगी, यानी फाइनल रिजल्ट आएगा NTA की साइट से। आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ वो सब आपको पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर की के ऊपर जो मार्क्स आएंगे उसके बाद वो DU को दिए जाएंगे। फिर एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि सितंबर एंड चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, मिड ऑफ दिसंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। तो ऑल द बेस्ट फिर से सबको, जो भी बच्चों ने एग्जामिनेशन अच्छा दिया है और जिन बच्चों को बॉर्डर लाइन का है उनको भी सबको ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चंस मेरे को पता चले उन क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ एक डिस्कशन शुरू करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि क्या बेसिकली जो DULLB का इस बार का क्वेश्चन पेपर आया था। हाँ, अगर DULLB का इस बार का क्वेश्चन पेपर पूछा जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार से इट वाज अ बिट टफ।
ऐसा नहीं कह सकता कि मतलब पिछली बार से आसान था। मॉडरेट टू टफ की मैं कैटेगरी में डालूंगा। लास्ट टाइम मॉडरेट था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट टाइम से आए थे, इसलिए मैं आपको जितनी बार भी मॉक टेस्ट कराता था या मैं आपको जितनी बार भी DOLB का 2020 का मेरा वीडियो इस चैनल पे देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि यू हैव टू यूज योर कॉम्पिटेंस, you have to use your IQ, your skill to derive a question out of a question, and that's a skill. ये एक स्किल है। जो इंटेलिजेंट टॉपर्स होते हैं दे नॉट बॉर्न विद दिस स्किल बट दे डेवलप इट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। और मैंने भी आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश करी थी कि क्वेश्चन में से आप लोग क्वेश्चन निकालें। तो जो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ये ऑन DOLB 2022 के जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। BHU LLB का एग्जाम 1 अक्टूबर को होने वाला है। वो लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं, बट BHU LLB का जो पूरा सिलेबस है, जो उसका जो पूरा पेपर फॉर्मेट है वो DOLB से बहुत अलग होता है। वो ज़्यादा एप्टीट्यूड साइड पे सॉल्विंग मैथ्स वगैरह उसमें ज़्यादा होता है। इसमें मैथ्स वगैरह नहीं था, लास्ट टाइम भी नहीं आया था। तो BHU LLB के लोग थोड़ा इसमें देख सकते हैं कि क्या आ सकता है, मगर मेन फोकस वो अपने कंसेप्ट पे और अपने फॉर्मेट पे रखे जो उनका फॉर्मेट है। हाँ, जो बच्चे DOLB 2022 की प्रिपेयर करने वाले हैं वो देखें यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो लास्ट टाइम से ही कुछ डेरिवेशन में या उसी के कुछ कंसेप्ट में या उसी के ही आसपास में आप अगर जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर से वो रिलेटेबल थे। तो इसलिए इस बार भी आने वाले अगले टाइम में भी आप लोगों को वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा दैट यू हैव टू ड्राइव अ क्वेश्चन आउट ऑफ अ क्वेश्चन, एंड दैट स्किल गोना मेक यू दे गेट यू इनटू दैट 2% 1% क्रीम पीपल। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं उनके वीडियो, उनके आंसर्स के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या आंसर्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस के आसपास का है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, तो आप जो स्टूडेंट्स एग्जाम देख रहे हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया वो है विच कंट्री डजंट हैव अ वीटो इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कुछ ऑप्शंस थे और उसमें जर्मनी एक ऑप्शन था, एंड जर्मनी इज द राइट ऑप्शन। जर्मनी क्योंकि UNSC परमानेंट मेंबर नहीं है और सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर यहाँ पे बात की गई है तो उसके अंदर वीटो सिर्फ परमानेंट मेंबर्स द्वारा दिया जाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और वो हर किसी को ऑलमोस्ट पता ही होंगे कि वो कौन से 5 हैं। जर्मनी वाज़न्ट वन ऑफ देम, तो जर्मनी का वीटो नहीं हो सकता। मानस का फुल फॉर्म आ गया था, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है। ये एक मेंटल हेल्थ के रिलेटेड एक ऐप बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये क्वेश्चन था मानस का, तो इसकी फुल फॉर्म ये है। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश्ड। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये RBI द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये बेसिकली एक इंडेक्स है जिसके अंदर बताया जाता है कि कितने लोग बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, फाइनेंशियल सर्विस को अवेल कर रहे हैं। तो ये उसके इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि एक मॉनेटरी रिलेटेड ये सर्वे है, तो इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी काम हमारे देश में होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो RBI इज इट्स राइट आंसर। दोस्तों शॉर्ट सर्विंग CGI की यहाँ पे बात की गई है। शॉर्ट सर्विंग CGI जो है हमारे वो 17 दिन के लिए बने थे और उनका नाम था जस्टिस कमल नारायण सिंह। सो जस्टिस कमल नारायण सिंह इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ईयर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, दोस्तों 1917 से लेकर 1923 तक रशियन रेवोल्यूशन चली थी और उसी के बाद वहाँ पे कम्युनिज्म आया था। तो ये अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़कर गए हैं तो आपको पता होगा, बट ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप लोगों को नहीं आता हो तो छोड़ देना चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ क्वेश्चंस हमेशा DOLB इतने आउट ऑफ द बॉक्स डाल देता है जिससे कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ की तरफ ज़्यादा लगे। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता था, तो अगर आपको नहीं पता था तो डोंट वरी अबाउट इट। सीरीज थी 1 1 2 3 5 8 एंड अगर आप इस सीरीज को ढंग से देखें तो बहुत ही ईजी सीरीज है। इसके 1 1 को आप ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13 इसका आंसर होने वाला था। तो 13 इट्स राइट आंसर। दोस्तों फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया HJ कनाई, ये तो मैंने कई सारे मॉक टेस्ट डाले हैं, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी इसको डाला हुआ था। नंबर ऑफ NGT के जो बेंचेस हैं इंडिया में कितने हैं? 5 बेंचेस हैं। आपको पता होगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल के बेंचेस हैं। ये 5 बेंचेस आते हैं इसके अंदर। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सार्क, उसमें म्यांमार एग्जाम्पल था, म्यांमार इज नॉट द पार्ट ऑफ द सार्क। WHO का हेडक्वार्टर्स की बात की गई थी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में था। हेडक्वार्टर्स के मैंने आपको वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे कि हेडक्वार्टर्स आ ही जाते हैं और उसके अंदर WHO, तो क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कुछ ना कुछ WHO से रिलेटेड पूछ लेंगे, चाहे टेड्रोस के बारे में पूछ लें, उसका डायरेक्टर कौन है, या उसके रीजनल ऑफिस के बारे में पूछ सकते थे, बट उन्होंने बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा हेडक्वार्टर्स के बारे में।
अब क्रिमिनल लॉ फॉल्स अंडर विच लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है क्रिमिनल लॉ, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन था सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉल्स अंडर विच शेड्यूल, सो 7th शेड्यूल इज आंसर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या था, वो कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट जो है वो आती ही 7th शेड्यूल के अंदर है, तो थोड़ा सा उन लोगों ने इसको थोड़ा घुमा के पूछा। अब है नोरा अल मोतरुशी, क्या है, शी वॉज एन एमिरेट एस्ट्रोनॉट, आपकी स्क्रीन पे उसकी इमेज आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन था गीता इज अ जैन, राम इज अ हिंदू, दे कैन मैरी अंडर विच एक्ट, तो इसका ऑप्शन मुझे क्लियर नहीं थे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि बोथ है या हिंदू लॉ से कर सकते हैं या स्पेशल मैरिज एक्ट से। तो दोस्तों बेसिकली जो गीता एक जैन है, राम एक हिंदू है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जैन, बुद्ध रिलीजन्स ऐसे हैं जिनको हिंदुओं का दर्जा, सिख हो गया, इनको हिंदुओं का दर्जा दिया गया है, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी कर सकते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हाउ कैन दे मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट तो इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए होती है, ऐसा नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट का अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो शादी करना चाहता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली हर रिलीजन के लिए होती है, यानी दो हिंदू भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं, इंटर रिलीजन तो आप कर ही सकते हैं। तो इसलिए ये अगर इसका ऑप्शन था इधर तो या इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते, बोथ नहीं हो सकता। एक बंदा दो एक्ट्स के अंदर शादी नहीं कर सकता कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी शादी करे और स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी करे, इधर होता है, यानी एक में कर सकता है, हिंदू में कर ले या फिर स्पेशल में कर ले, तो इधर इज इट्स राइट आंसर। ओके, एंड देन देयर इज दिस क्वेश्चन अबाउट गाम्बिया वर्सेस म्यांमार केस। दोस्तों बहुत ही फेमस केस था, म्यांमार को रोहिंग्या जेनोसाइड के लिए गाम्बिया एक स्टेट है वेस्टर्न अफ्रीका में, उसने पुल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। यूजुअली जब दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सॉल्व होता है। ये वो 70-30 वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए थे कि अगर आपको इसमें ऑप्शंस, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमने इसी तरीके से किया था, हमने शॉर्ट लिस्ट करे, वो ऑप्शंस को रिमूव करा एंड देन हमने बाद में एक वाइल्ड गेस लगा लिया आईसीजे का, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट पे भी बहुत लोग कंफ्यूज थे, बट ये आईसीजे का केस है तो इसका आंसर यही है। गाम्बिया एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, आईसीजे के अंदर ये केस गया था, इसके ऊपर जजमेंट्स भी आए हैं। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, दोस्तों बचपन के लास्ट टाइम यूएसबी का फुल फॉर्म आ गया था, इस बार इन लोगों ने बेकिंग सोडा का केमिकल नेम पूछ लिया जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत मणिकर्णिका मूवी के लिए। अब ये पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं, नीति आयोग का क्वेश्चन आया था, चेयरमैन नीति आयोग का प्रधानमंत्री होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर के अंदर 4 कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाता है। करंटली डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर दोज 4 पोर्टफोलियो, जो कि नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और अमित शाह जी इस नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो है। मैंने आपको नीति आयोग को बताया था, मैंने आपको नीति आयोग के कई सारे क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में दिए थे, अमिताभ कांत से रिलेटेड, वाइस चेयरमैन, उसका फॉर्मेशन। तो नीति आयोग वाज अ गुड क्वेश्चन, हर बार आता है, लास्ट टाइम भी नीति आयोग से क्वेश्चन था, इस बार भी आया है एंड आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से किया होगा। लोकस स्टैंडाई, बेसिकली लोकस स्टैंडाई होता है कि कोर्ट में जब आप किसी व्यक्ति को लेकर जाते हैं तो जज आपसे पूछता है व्हाट्स योर लोकस स्टैंडाई, आप इस केस को कोर्ट में किस वजह से लेकर आए, यानी आपका स्टैंड क्या है। तो लोकस स्टैंडाई इज बेसिकली द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एक्शन और टू अपीयर इन द कोर्ट इज द आंसर ऑफ लोकस स्टैंडाई, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी तो। अच्छा, इकोनॉमिक एडवाइजर वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। दोस्तों इकोनॉमिक एडवाइजर जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, दोस्तों फाइनेंस का काम है। दिस कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का अंदर जो है इकोनॉमिक एडवाइजर काम करता है। इसका आंसर मेरे को ऑप्शंस नहीं पता, बट इफ इट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री देन इट गोइंग बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पोर्टफोलियो है, एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर बेसिकली काम करता है। ऑप्शंस के हिसाब से आप इसको मार्क कर सकते थे। विच ऑर्गेनाइजेशन हेडेड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई थी। इस प्रधानमंत्री जो ये नेशनल इंश्योरेंस स्कीम है गरीबों के लिए, उसके लिए तो नेशनल जो है हमारा हेल्थ अथॉरिटी इज द राइट आंसर ऑफ इट। विच ऑर्गन ऑफ यूएन हैज सीज टू ऑपरेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। लास्ट जो कंट्री गई थी पिलाओ करके कंट्री का नाम था जिसने से छोड़ा था। ट्रस्टीशिप काउंसिल बेसिकली बनी किस लिए थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो कंट्री थी जो किसी न किसी बिग कंट्री की कॉलोनी थी, और उनका जब बिग कंट्रीज हार गई तो उन कॉलोनीज को फिर उसमें क्याओस मच जाता, इसके लिए
ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था ताकि उन कॉलोनीज को डेवलप करा जाए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और धीरे धीरे करते करते वो कंट्री जो थी वो ठीक हो गई हैं, तो इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम है वो खत्म हो चुका है। क्वेश्चन था आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब ये मुझे नहीं पता इसमें क्या पूछा था, उन्होंने भारत पूछा था या यूनियन ऑफ स्टेट्स पूछा था। अगर उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स पूछा तो यूनियन स्टेट्स राइट आंसर, उन्होंने बोला था भारत, तो भारत इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और सीरीज थी 139, 23, 53। इसका आप अगर देखेंगे फॉर्मेशन तो 1 के बाद 3 था, एंड दैट इज 1 into 2 + 1। तो इसमें क्या था, सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल थे और उसके अंदर जो आपके ऑड नंबर्स का एडिशन हो रहा था 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके। तो इसका आंसर 115 होने वाला था, क्योंकि लास्ट नंबर 53 था। 53 को आप इंटू 2 करेंगे और उसमें +9 करेंगे तो 115 आ जाएगा। सो 115 वाज राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन था सीक्वेंस क्या रहेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, उस पर जब कंसिडरेशन मिल जाएगी तो दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को अगर आप उस पर क्या कहते हैं लीगली इन्फोर्सिबल कर देंगे तो देन दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 42, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकंड एंड ट्वाइस ऑफ थर्ड, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 18 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। विच फंडामेंटल राइट डजंट सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट्स फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 के अंदर आपको पता ही है सेल्फ इंक्रिमेशन, डबल जेपरेडी, ऐसे ऐसे करके बात की गई। 21 आपको पता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में है, तो इट कम्स 2021 आप उसमें लिखा गया है 359 के अंदर आर्टिकल कि आप किसी भी और एफडीआर के लिए कोर्ट नहीं जा सकते एक्सेप्ट 20 and 21 यू कैन गो टू द कोर्ट टू गेट इट undo if the government have restricted you from getting it done. Which of the following countries didn't sign the statutes of International Criminal Court? दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के स्टैट्यूट्स ऑप्शंस थे जर्मनी, ब्राजील, चाइना एंड रशिया। दोस्तों चाइना इज द आंसर। चाइना, इंडिया वाज नॉट अ सिग्नेटरी टू दैट रोम स्टैट्यूट। बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करी जाए तो चाइना इज इट्स राइट आंसर। कॉपीराइट एक्सपायर्स आफ्टर लाइफ प्लस 60 ईयर्स, यानी आप का लाइफ के बाद 60 ईयर्स तक कॉपीराइट का जो टर्म होता है, मैंने लास्ट अपने मॉक टेस्ट में आप लोगों को शायद पेटेंट का टर्म दिया था, तो ये जो इनके मैक्सिमम टर्म्स हैं कि कब तक ये आप इसका वो असर रहता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वही मैंने आपको बताया इट नीड्स टू बी अ स्किल कि आपने देखना चाहिए कि सौरभ सर ने क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, और देखिए क्वेश्चन आ ही गया कॉपीराइट के ऊपर। तो you have to be very smart about it. Choose correct book, तो ऑथर आगे से मैच करने वाला आया था, इसमें से खुशवंत सिंह की बुक है जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके बारे में मैक्सिमम लोग बात करते हैं। निष्ठा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोस्तों जेंडर इक्वालिटी का केस इंडियन आर्मी में। निष्ठा वाज लेफ्टिनेंट कर्नल, शी वाज फाइटिंग फॉर परमानेंट कमीशन के अंदर इंडियन आर्मी में जो वुमेन्स थी उनको इक्वालिटी नहीं थी लड़कों के अकॉर्डिंग, तो इसको कोर्ट में ले जाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद फिर इस पर वर्क करके परमानेंट कमीशन फॉर दी वुमेन इन इंडियन आर्मी, उसको भी उस पर लॉज बनाए गए। तो व्हाट इज द चेंज मेड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड नोवेशन। नोवेशन आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन टर्म्स को चेंज कर दिया जाता है, पार्टीज भी चेंज हो सकती है नोवेशन के अंदर, कोई और पार्टी उस पार्टी की जिम्मेवारी ले लेती है, वो पार्टी रिलीज हो जाती है, तो नोवेशन इज द आंसर। Who out of the following didn't win Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? Shikhar Dhawan, if was the option, then Shikhar Dhawan was the right option. शिखर धवन को खेल रत्न नहीं मिला है कभी भी। अभी रोहित शर्मा को मिला था 2020 में, विराट कोहली को 2018 में मिला था। Person made contract to delivery product on 20th but refused to do it on 18th. दोस्तों this is a case of anticipatory breach of contract. Anticipatory breach of contract होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की जो फाइनल डेट है उससे पहले ही आप रिटर्न में या किसी तरीके से आप शो कर दें कि भैया आप वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, then that's anticipatory breach of contract. Women hid jewels in someone's belonging to get them caught for theft, fabrication. दोस्तों बेसिकली जैसे ही आपने किसी की प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को आपने मूव कर दिया है विद इंटेंशन to get that thing out of that other person's possession, then automatically you have done theft. ठीक है, the moment you moved that thing, तो theft is the answer of this question. Choose the correct option with Nobel Prize economic winners Paul R. Milgram and Robert Wilson. लास्ट टाइम भी आया था, लास्ट टाइम इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से नाम बदल के पूछ लिया था कि एल्फ्रेड नोबेल प्राइज
किसको दिया गया इकोनॉमिक में। और लास्ट टाइम तो क्योंकि हम लोगों के अभिजीत बैनर्जी उनकी वाइफ को मिला था तो उसके लोग अभिजीत बैनर्जी को करके गए थे, बट उनके एक जो साथी था उसका नाम नहीं करके गए थे और वो आ लिया था। तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी टफ ही पेपर था, बट थोड़ा सा इस बार मेरे को लगा कि कुछ क्वेश्चन थोड़े उन्होंने एक्स्ट्रा डाले हुए थे। देन हु गिव्स नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी, तो नोबेल असेंबली। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि नोबेल प्राइज जो है क्या कहते हैं वो 2 कंट्रीज द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे पीस प्राइज देता है, स्वीडन जो है वो बाकी प्राइजेस देता है। तो उसके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ प्राइजेस देती है। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था 2 कंट्रीज हैं, तो आपको और डीप में पढ़ना चाहिए था कि कौन करता है कौन देता है। तो उसी तरीके से देखो क्वेश्चन आ गया होगी इस नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी, दैट्स गिवन बाय नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालें। नोबेल प्राइज तो सब कर जाएंगे, वो देखो आ भी गया, वो आपने कर भी दिया होगा, बट कुछ ऐसा अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पीस प्राइज नहीं पता बहुत सारे लोगों को कि कौन सी कंट्री देती है, तो ये दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एमसी मेहता फेमस फॉर। एमसी मेहता वाज फेमस, ही वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर स्पेसिफिकली फॉर एनवायरमेंट। दिल्ली के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे केसेस थे जो पॉल्यूशन के रिलेटेड करे थे, ब्लू लाइन बसेस को लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स वो लेकर आए एनवायरमेंट से रिलेटेड। सो एमसी मेहता इज फेमस फॉर हिज एनवायरमेंटलिस्ट PILs। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। पेट क्वेश्चन से बहुत सारी जगह पूछा जाता है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ, इट्स अ स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ टिश्यूज। अगेन ये क्वेश्चन नहीं उम्मीद कर सकता बहुत सारे लोगों को पता हो, बट क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था तो इसलिए उन लोगों ने इसको डाल दिया। हिस्टोलॉजी बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ जो टिश्यूज हैं उसके ऊपर स्टडी को कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी वो आंसर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हिस्ट्री के बारे में कुछ था, ऐसा नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। आई गेस अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार वाज द ऑप्शंस। म्यांमार इज द राइट ऑप्शन। म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। CAA 2019 एप्लीकेबल, इसके अंदर भी ऑप्शन दिए थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। म्यांमार पे अप्लाई नहीं करता, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पे अप्लाई करता है। अमेंडमेंट मेड टू सम क्लॉज JNK, इसका जो था बहुत सारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन, जिनके ऑर्गेनाइजेशन, तो जो इसका राइट आंसर दैट JNK रीऑर्गेनाइजेशन 2019 बिल, जिसके अंदर हमारा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट ऑन 5 जून। पता नहीं ये क्वेश्चन आया नहीं आया, बट मेरे को बच्चों ने बोला तो मैंने इसलिए आपसे डिस्कस कर लिया। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट दैट सेड मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। द आंसर वाज ब्रुंडलेट रिपोर्ट। ये भी एक टफ क्वेश्चन था, अगर आपने इसे नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं करा है, ऑप्ट ही नहीं करा है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा स्पीकर, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन का क्या था, बट इसके 2 तरीके हो सकते हैं आई गेस। अगर इफ दे आर सेइंग कि डिस्क्वालिफिकेशन जो शेड्यूल 10 के अंदर हो रही, क्योंकि जिसने भी लिखा था, बच्चे ने क्वेश्चन दिया था, उसने कुछ शेड्यूल 10 स्पीकर लिखा था। 2 चीज़ हो सकती है, अगर शेड्यूल 10 के अंदर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, यानी आप एंटी डिफेक्शन लॉ से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो उसका जो फाइनल डिसीजन है वो स्पीकर लेता है, ठीक है। तो अगर उन्होंने पूछा है कि कौन है जो उसका फाइनल डिसीजन लेता है, PM, प्रेसिडेंट, डिप्यूटी स्पीकर या स्पीकर, तो द राइट आंसर इज स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो फाइनल डिसीजन लेता है आपके डिस्क्वालिफिकेशन पे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्पीकर ही वो कर जाए, डिफेक्ट कर जाए, तो उसका क्या लॉ होता है, उसका ये होता है कि जो हाउस है वो मेंबर चूज करता है और वो मेंबर फिर स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन लेता है। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था मुझे। अब इसमें है कॉपीराइट कवर्स। दोस्तों कॉपीराइट कवर्स एक्सप्रेशन, इसका सिंपल सा आंसर था फैक्ट, आइडियाज, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बेसिकली है, बट एक्सप्रेशन जो है उसका वो मेन पॉइंट है। कॉपीराइट हमेशा एक्सप्रेशन को करता है। सॉन्ग इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, आर्ट इज एन एक्सप्रेशन, तो इट्स एक्सप्रेशन। इन्वेंशंस आर कवर्ड अंडर पेटेंट्स, पेटेंट्स के अंदर इन्वेंशंस कवर होती हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला कथकली, कथकली इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट DPSP? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज इज अ DPSP। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क फॉर men and women, that's also DPSP. The government have to prepare its policies around these things. And then they saying साइंटिफिक टेम्पर एंड पंचायत। पंचायत तो DPSP, बट ऑब्वियस आपको पता ही है पंचायत के बारे में। तो साइंटिफिक टेम्पर इज नॉट अ DPSP, इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी। आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे, उसमें साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना, एक अपने अंदर डेवलप करना इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। आप देखेंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने FD फंडामेंटल ड्यूटीज और आपने DPSP को ढंग से पढ़ा तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेते।
Principal question, causing harm to someone without their consent when it's for their own benefit and they are not liable to provide consent is not a tort. तो ये principal था. अभी है man taken by a tiger, person shoots to kill tiger knowing it may hit the man, man dies, is he liable? No, he is not liable because वो he was doing it in good intention, he want to save the man. अगर उसने इसमें लिखा गया man taken by tiger, तो man taken by tiger he was, वो मर ही जाता, एक चांस उसे बचाने का. अगर वो गोली टाइगर को हिट कर जाती तो टाइगर मर जाता, वो इंसान बच जाता. तो द अदर पर्सन टुक दैट चांस और बाय चांस वो उस बंदे को लग गई. तो मैन इज नॉट लाइबल बिकॉज इंटेंशन इन क्राइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन behind this. Principal question, moving a movable product out of the possession of someone, lady hides jewelry within the house of person with the intention of taking it, it's a theft. फर्स्ट चेयरमैन लॉ कमीशन आईपीसी के फाउंडर भी थे लॉर्ड मैकॉली वाज द राइट आंसर. तो लॉर्ड मैकॉली वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, जो हमारे इंडिया की पहली लॉ कमीशन बनी थी उसका. असर्शन एंड रीजनिंग है, पेंसिल्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर. असर्शन एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसका मतलब होता है कि जो पहली स्टेटमेंट आपको दी गई होती है वो एक स्टेटमेंट है और वो कहते हैं कि इसका रीजन दूसरी स्टेटमेंट है. तो ये कह रहे हैं यहाँ पे पेंसिल आर मेड ऑफ ग्रेफाइट, यस पेंसिल्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट, सो दैट्स ट्रू. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका कोई तुक ही नहीं बना. मैंने क्या बोला, असर्शन और रीजन का क्या होता है कि पहली स्टेटमेंट जो है वो किस वजह से ट्रू है, उसका रीजन दूसरी स्टेटमेंट में होता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ऑफ कोर्स यस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके वजह से कोई पेंसिल ग्रेफाइट से नहीं बनाई जाती. तो ये होगा, इसका ये होगा कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बट 2 इज नॉट द राइट रीजन या डेफिनेशन फॉर 1. 3-band rose finch recently discovered in दैट्स अरुणाचल. ये एक बर्ड है, आपकी स्क्रीन पे इसका फोटो भी आ जाएगा. 3-band वाली जो बर्ड है, अगेन वही बात है कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप मतलब ये अटेम्प्ट कर पाए ना कर पाए इसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये डाल देते ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ हो जाए. अच्छा, अब इसमें था ये कुछ कैपिटल्स पूछी गई थी. मिजोरम की आइजवाल है, दैट वाज द राइट आंसर. इसे सेलेक्ट करना था. इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मणिपुर के ईटानगर डाली हुई थी, ऐसा नहीं होता. तो ये अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन. हाँ, अ पर्सन हु एड्स अदर इन क्राइम, इसका मैंने बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे एबटर में और अकॉम्प्लिस में. दोस्तों एबटर भी एक एड करता है, अकॉम्प्लिस का भी मतलब वो होता है जो क्राइम में हेल्प करता है. अभी मुझे नहीं पता है क्वेश्चन एक्जैक्टली कैसा था, बट अकॉम्प्लिस और अबेटर, अगर एक क्वेश्चन में अकॉम्प्लिस और अबेटर दोनों है, क्वेश्चन में डिफाइन नहीं करा गया कि किस प्रकार की एड बोली गई है, क्योंकि जो अकॉम्प्लिस करना होता है अगर आप उसको भी डिफाइन करें तो उसका मतलब भी दूसरे व्यक्ति की एड करना है, सहायता करना ही होता है. अबटर का मतलब बेसिकली ये होता है कि दूसरे बंदे को आप उत्तेजित कर रहे हैं, दूसरे बंदे को आप उकसा रहे हैं कोई क्राइम करने के लिए, और उसमें अबटर एक एड भी कर सकता है. मतलब दूसरे बंदे को आप बोले ले भाई चाकू ले, और जैसे मारा तो आपने उसे अबेटमेंट ऑफ क्राइम, अबेटमेंट आपने कर दिया ऑफ मर्डर, और आपने उसकी मदद भी कर दी क्योंकि आपने उसे चाकू दे दिया. तो अब आई डोंट नो ये क्वेश्चन कैसा था, बट अकॉम्प्लिस और अबेटर बोथ आर वेरी क्लोज टू द राइट आंसर. अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कराएं तो इसे चैलेंज जरूर कर लेना जो भी आंसर है, क्योंकि मैंने नोट करा है कि अटेम्प्ट करने के बाद आप क्वेश्चन को चैलेंज करें और वो अगर क्वेश्चन डिस्प्यूटेड में आ जाता है तो उसके लिए सबको नंबर मिल जाते हैं. ठीक है. इफ शॉपकीपर इज नॉट टेकिंग 10 रुपी कॉइन इट इज, दोस्तों दैट इज सेडिशन. आप लोग नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग शौक थे, मेरे कई सारे स्टूडेंट शौक थे, बट दैट इज लिटरली सेडिशन. 100 ऑफ आर्टिकल्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट. आपने अगर पढ़ा ही नहीं, जो अभी बीच में हुआ था, 10 रुपए का एक सिक्का था जिसपे ऊपर 10 लाइनें लगी होती हैं. तो क्या हुआ था, इतने खोटे सिक्के बन गए थे या पता नहीं अलग अलग डिजाइन के सिक्के बन गए थे कि लोगों ने 10 रुपए लेना मना कर दिया. तो इतने आर्टिकल उस समय छपे हैं कि आप उस बंदे को सेडिशन के लिए चार्ज कर सकते हैं. व्हाई? क्योंकि सेडिशन जो है बेसिकली उसमें एक पार्ट होता है कंटेम्प्ट, यानी बेइज्जती करना अपनी गवर्नमेंट की. तो जो एक सिक्का है वो जो है वो गवर्नमेंट का एक लीगल टेंडर है, तो आप करेंसी की, गवर्नमेंट के उस लीगल टेंडर की इंसल्ट कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट एंड दैट कैन लैंड यू इनटू जेल अंडर 124A सेडिशन. सो दोस्तों सेडिशन इज द राइट आंसर. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैरान थे कि 10 रुपए को सिक्का ले रहा है, वो सेडिशन कैसे हो सकता है. वो कन्हैया कुमार का मजाक उड़ा के मेरे से बात कर रहे थे, बट दैट इज ट्रू. आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, 100 ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल देयर. Okay, so A and B get into a contract. B borrows A's crane and driver killed the person. Here it's case of vicarious liability. Yes, and B is liable because दोस्तों देखिए उसने उसको अपनी क्रेन दे दी है. अब जो क्रेन है उसका जो ओनर है इस समय, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसने उसकी क्रेन ले ली है, उस समय उसका जो ओनर है वो है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके
लीडरशिप में हो रहा है, उसकी देखरेख में हो रहा है, इसलिए कोई भी इंसिडेंट जो होगा उस समय वो उसके लिए बी लायबल होगा, ना कि ए। और अगर वो इंसिडेंट मैकेनिकल नहीं है, वो बताया गया कि वो इंसिडेंट उसके ड्राइवर की वजह से हुआ है, तो वो बट ऑब्वियस बी ही लायबल है। अगर वो इंसिडेंट मैकेनिकल होता और वो क्या बताया गया होता कि ए ने जानबूझ के वो कमी छुपाई और बी को नहीं बताया और वो इंसिडेंट उसी कमी की वजह से हुआ, तो ए लायबल होता। इस केस में सारी चीजें ठीक थी, ए ने अपनी चीज हैंडओवर कर दी, बी उसकी ओनरशिप के अंडर था और वो उसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ, तो वो बी उसके लिए लायबल है। एंड द आंसर इज बी। ओके, आर्टिकल 19 के एक्सेप्शंस के बारे में कोई क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है तो आई डोंट नो अबाउट इट। अर्जुन अवार्ड का विराट कोहली ऑप्शन था, तो विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड इस बार नहीं मिला, इस बार दीप्ति शर्मा और ईशान शर्मा को मिला है। तो विराट कोहली मेरे को किसी ने बोला कि ऑप्शन था, तो वो गलत होगा। इफ वाइफ यूजिंग हर एक्स हस्बैंड सरनेम विदाउट मैलिस इज इट ऑफेंस? मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, टू बी ऑनेस्ट। ये क्या क्वेश्चन था दोस्तों? देखो, अगर कोई पत्नी अपने पति का एक्स हस्बैंड का नेम यूज कर रही है तो कैन दैट बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स? दोस्तों, दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर अ डाइवोर्स। आप उसे क्रुएलिटी के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मेरी कोई पत्नी अपने एक्स हस्बैंड का सरनेम यूज कर रही है तो मैं उसे मेंटल क्रुएलिटी के अंदर ले सकता हूँ। और ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स में जो क्रुएलिटी है वो इतना वाइड है कि आप उसको किसी भी चीज को उसके अंदर डाल सकते हैं। सो आई डोंट नो, इसमें थोड़ा और डेफिनेशन होना चाहिए था तो ही क्वेश्चन के मैं रिजल्ट पे पहुंच पाता। अब मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहीं डेफिनेशन दिया नहीं गया कि एक्स हस्बैंड का सरनेम यूज करना इज कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। बट आई फील क्रुएलिटी इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। एंड क्रुएलिटी अगर आप पढ़ेंगे, आप आएंगे जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप डाइवोर्स के बारे में सेक्शन 13 के बारे में पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो क्रुएलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। उसके ऊपर इतने लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, क्रुएलिटी के अंदर इतनी सारी चीज़ें बताई गई है। मेंटल क्रुएलिटी यानी आप किसी को, आप अगर अपने हस्बैंड के साथ सेक्स नहीं कर रही हैं, उसके लिए आपने मना कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। ठीक है, मेंटल क्रुएलिटी, आप उसको टॉर्चर कर रही हैं, तो अब उसमें क्रुएलिटी का एक प्रिंसिपल भी होता है कि वो क्रुएलिटी रिपीटेटिव होनी चाहिए। अब अगर वो अपना सरनेम यूज कर रही है अपने एक्स हस्बैंड का, तो दैट्स अ रिपीटेटिव ऑफेंस। वो कंटिन्यूसली अपने हस्बैंड का सरनेम लगा रही है, तो जितनी बार मैं उसका सरनेम देख रहा हूँ उसके एक्स हस्बैंड का, मेरे को मेंटल हरासमेंट हो रहा है, तो दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब आई डोंट नो व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। थोड़ा जब आंसर की आएगा तो दैट कुड पुट मोर लाइट ऑन इट एंड आई कुड गिव मोर कन्विंसिंग आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मराठा रिजर्वेशन, दोस्तों मराठा रिजर्वेशन को क्वेश्चन आया था। इंदिरा सोनी जजमेंट 50% रिजर्वेशन कैन ओनली बी एक्सीडेड अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, दैट इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट एज वेल। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया कि क्वेश्चन क्या था, बट ये बताया है कि इंदिरा सानी का कुछ उसमें लिखा हुआ था, तो अगर इंदिरा सानी की इसमें स्टेटमेंट है तो दैट्स द राइट स्टेटमेंट। टॉट, व्हाट काइंड ऑफ टॉट इज अ रॉन्ग? इट्स अ सिविल रॉन्ग। क्विट प्रो को समथिंग फॉर समथिंग, दैट्स द, इफ इसका लैटिन टर्म का अगर उन्होंने मतलब पूछा तो दैट इज द आंसर ऑफ अभिराम वर्सेस सीडी कन्वेंशन का जो केस है रिलीजियस अपील का, वो भी आया और इट वाज अ वेरी गुड लैंडमार्क केस। ये आया तो ये वेरी, इसमें मतलब आपकी सारी नॉलेज चेक करने का दे वर ट्राइंग, तभी मैं बोल रहा हूँ पेपर थोड़ा सा टफ था। सेक्शन 144 किसके द्वारा दिया जाता है, पास किया जाता है? इट कैन बी पास बाय डीएम, इट कैन बी पास बाय एसडीएम, इट कैन बी पास बाय एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इट्स अ एंटीसिपेटरी जो सेक्शन है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसे अप्लाई करते हैं। 144 बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो भी गवर्नमेंट काफ़ी जगहों पे से अप्लाई कर देती है, इसलिए इससे क्वेश्चन आना थोड़ा सा लाजमी था, आ गया। अच्छा, 2021 की बजट डेट क्या है? 1 फरवरी है। दोस्तों को पता होना चाहिए था कि पहले हमारा बजट हमेशा फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे होता था, मगर मोदी गवर्नमेंट हैव चेंज दिस रूल। नाउ इट गोइंग टू हैपन ऑन 1st day of February every year। अच्छा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कैन बी अप्लाई बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट जो कि सेक्शन 9 के अंदर आता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों में से कोई बंदा बिना किसी रीजन के अपने हस्बैंड और वाइफ की कंपनी छोड़ देता है, यानी उसके आसपास रहना छोड़ देता है, तो दूसरा हस्बैंड या वाइफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी शादी के राइट्स को दोबारा वापस लाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। एंड इफ कोर्ट पासेज एन ऑर्डर एंड यू डोंट फुलफिल दैट ऑर्डर, देन आप उस रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स ले सकते हैं। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेस ऑफ आइडिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हु वोट्स इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दोस्तों इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मेरे इस चैनल पे स्पेसिफिकली वीडियो भी है कि व्हाई वी कॉल आवरसेल्फ अ फेडरल यूनियन, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल। तो जब हम बात कर रहे हैं ही तो इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो ही शुड बी इलेक्टेड बाय द
पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते, चाहे वो राज्यसभा के हों या MLCs हों या लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियंस होते थे। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन में हमेशा के, आप ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो दैट्स द आंसर ऑफ इट। नॉइस पॉल्यूशन, दोस्तों नॉइस पॉल्यूशन 1986 एंड 2000 कंफ्यूजन है, अगर 1986 आंसर था या 2000 आंसर था, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बाद में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि नया नॉइस पॉल्यूशन एक्ट 1986 के अंदर है और 2000 के अंदर भी उसको रिफर्बिश किया गया, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग है। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे BR अम्बेडकर थे। कंट्री विद 25 हाई कोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, और आई गेस कुछ, हाँ इतने ही क्वेश्चन मेरे पास थे। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखें एंड लेट मी नो, मैं उनको भी देखूंगा और उन पर रिप्लाई करूंगा। और आपके अगर क्वेश्चन के आंसर यही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं, आपका मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन सही हैं। और अगर आपके इसके आसपास कुछ गलत है तो यू कैन वेट फॉर द आंसर की, अगर आप इसे चैलेंज करना चाहते हैं। बाकी आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको फ़ोन करके बोला कि सर आपने जैसा बताया, जो आपने हेल्प किया, उससे हमारे को बहुत मदद मिली, एंड दैट थिंग्स लिटरली पुश अस एंड पुल अस अप कि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करें। एंड मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले जो भी आपका वेंचर है, आप जो भी आगे लाइफ में करना चाहें, आप उसमें सक्सेसफुल हों। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, DULB 22 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आगे इन फ्यूचर टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ट्राई टू मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चंस। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें जो इस 2021 में आए हैं, इनमें से क्वेश्चंस निकाल के अपने 22 के लिए आप प्रिपरेशन करें और वेट करें आंसर की का। आंसर की जब आएगी तो हम और वीडियो उस पर लेकर आएंगे और उस पर कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना होगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। टिल देन डोंट टेक एनी स्ट्रेस, आप लोगों ने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा प्रिपेयर करा, बहुत अच्छी मेहनत करी। आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ मेल और हर एक बच्चे ने जिसने मुझे मेल करी मैंने उसका रिप्लाई करा, उन सबके लिए आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया। ये प्रिपरेशन का 2021 का हमारा चैप्टर यहाँ शायद क्लोज हो जाए, इसके बाद आगे आपके रिजल्ट्स के और उनके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं। बट यू गाइस वर रियली स्पेशल टू मी, आई लव ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड ये पेंडेमिक जल्दी ख़त्म हो, हम लोग मिलें और अच्छे हम लोग वेंचर्स को कैप्चर करें, इसी उम्मीद के साथ। Here I am Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.